सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे जो है तैयारी कर सकते हैं रेलवे के लिए साइंस की। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चन बताता हूँ, हर सीरीज में 25 क्वेश्चन को मैं बताता हूँ जो कि एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका भाग 34 है। तो आप क्या कीजिए कि इसकी पूरी प्ले लिस्ट है, 1 से लेकर पूरा 34 तक सभी को देखिए और अभी और वीडियोस आपको आएंगे। तो लगभग इसमें टॉप हम 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे रेलवे के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सभी लोग जो है ये वीडियो देख रहे हो और उनको अच्छा लग रहा है। तो आप भी देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ये रेड बटन जो है इसको हिट कर दीजिए। जितना ज्यादा आप हिट करेंगे उतना अच्छा आपके लिए भी रहेगा और मेरे लिए भी रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं कि मेनली जिनका हम उपयोग करना बंद कर देते हैं। अगर हम बात करें कि जिनका हम यूज ही नहीं करते तो वो धीरे धीरे एक समय पे खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है, या फिर वो हमारे शरीर में आता ही नहीं। कि जैसे आज अगर हम हाथ की किसी एक उंगली का उपयोग करना ही बंद कर दे तो आज से 100, 200, 300, 400 साल बाद वो एक उंगली जो है उगना ही बंद हो जाएगी, लोगों से हट जाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं अवशोषी अंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो ऑर्गन्स रिड्यूस ड्यू टू डिसयूज, यानी कि जिसका आप उपयोग नहीं करोगे तो उसके बाद वो जो है उसका उपयोग नहीं होगा, डिसयूज हो जाएगा। तो यही चीज जो है यहाँ पर बताई गई है और यही चीज इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में उपस्थित होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें मैक्सिमम नंबर में कौन उपयोग मतलब उपस्थित है। शाकाहारी हैं लोग, मांसाहारी हैं, उत्पादक हैं या फिर सर्वाहारी हैं। तो मेनली प्रोड्यूसर्स जो है ज्यादा है, यानी कि उत्पादक यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे इको सिस्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, उत्पादक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न उठता है कि जो कोशिका की है रसोई किसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो कोशिका की रसोई जो है मेनली हरित लवक को ही यहाँ पर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? हरित लवक को ही बोला जाता है कोशिका की रसोई को। और अगर हम बात करें माइक्रोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस बोला जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पदार्थ का भार जो कि एनटीपी पर 22.4 लीटर वायु विस्थापित करता है तो वो क्या होगा। तो वो मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो होगा अणु भार। क्या होगा? अणु भार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर है अणु भार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में यहाँ पर गलत है। तो देखते हैं, इनका गलनांक व कथनांक कम होता है। तो ये एकदम सही है। यहाँ पर यह बंध जो है दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बहुत कम या ना के बराबर होता है उनके बीच बनता है। तो ये भी यहाँ पर सही है। और उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उनकी निश्चित ज्यामिति एक होती है और ये सामान्यतः जल में आविले होते हैं। तो ये भी सही है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। तो इसका आंसर है इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ये कथन गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कठोर जल में अस्थायी और स्थायी कठोरता दोनों निम्न के द्वारा हटाई जा सकती है। यानी कि जो आपका कठोर वाटर है उसको आप जो है कैसे उसको हटा सकते हो, कठोर जल का जो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें अगर आप यहाँ पर Na2CO3 जो है इसकी मदद से जो है स्थायी कठोरता और जो अस्थायी दोनों को यहाँ पर हटा सकते हो। अगला प्रश्न है कि HOH यानी कि ये क्या है? H2O। तो इसका बंध कोण कितना है? ये क्वेश्चन समझ लो कई बार हर एग्जाम में जहां पर लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, जैसे ALP होगा तो उसमें साइंस का लेवल अच्छा पूछा जाएगा, क्योंकि साइंस के 20 क्वेश्चन वहां पर आने वाले हैं तो लेवल अच्छा रहेगा, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और ये मैंने जो है केमिस्ट्री जब डिटेल पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये याद कर लो, पानी का पूछा ही जाता है। तो बंद कोण कितना होता है? तो वो होता है भैया पानी का 104 यहाँ पर 5 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लो, ये क्वेश्चन देखिएगा रेलवे में एक न एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि LiNO3 गर्म करने पर आपको क्या देगा। तो गर्म करने पर वो LiO2 और NO2 को रिलीज यहाँ पर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है कि शरीर का ताप कौन कम करता है इनमें से? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन या फिर कोनैन। तो देखिए क्लोरोक्विन भी जो है ये नहीं करता, पेनिसिलिन भी नहीं करता, कोनैन भी नहीं करता, बस एक बच गया एस्पिरिन। तो ये जो है आपके शरीर का ताप कम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है, यानी कि किस चीज में, किस क्रिया में भाग लेता है? रक्तचाप में वृद्धि, रक्तचाप में कमी या फिर अस्थि मज्जा को सक्रिय करने में या फिर आरबीसीज के परिपक्वन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भाग लेता है B12, तो उसको जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका डी एकदम सही होगा। और विटामिन बी को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये भी उठता है, तो विटामिन बी को कहा जाता है थायमिन। क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साइंस के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों से निम्नलिखित में से किसके द्वारा बचाव होता है? तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो परावैंगनिक किरणें यहाँ से आती हैं, तो हमारा ये पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, और ये इसका फॉर्मूला होता है O3। और ये जो है सन से आने वाले पूरे जो परावैंगनिक किरणों को रोक लेता है, क्योंकि अगर ये परावैंगनिक किरणों को नहीं रोकेगा, पृथ्वी पे आएंगे, तो हमको क्या हो जाएगा? हमको जो है चर्म रोग होगा, चर्म रोग होगा, यानी कि स्किन कैंसर भी यहाँ से होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ध्वनि का तारतम्य तो निर्भर करता है, यानी कि जो साउंड है उसका पिच किस पे निर्भर करेगा? एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, क्वांटिटी पे या फिर क्वालिटी पे, सॉरी, और नन ऑफ दीज किस पे करेगा इसका तारतम्य यानी कि पिच? तो वो करता है भैया फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे ही निर्भर करेगा उसका तारतम्य कैसा है ध्वनि। और ध्वनि से जो क्वेश्चन आते हैं याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ध्वनि का एक अनुनाद के ऊपर बनता है, ठीक। जो ध्वनि के मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनको आप जरूर पढ़िएगा। अनुनाद हो गया, उसके बाद जो अनुप्रस्थ तरंगे कैसी होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक ही पदार्थ के बने दो गोलों का व्यास, जो दो गोले हैं, ठीक, उनका व्यास कितना है? मतलब 1:2 के अनुपात में है, यानी कि 4 या 8 हो सकता है, 5 या 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने पूछा है कि उनका जो ऊष्माधारिता होगी जो उनकी, ठीक है, उसका रेशो कितना होगा? तो उसका रेशो सीधे सीधे याद रख लो 1:8 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 1:8। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि यहाँ पर लैम्डा आर और लैम्डा वी क्रमशः लाल और बैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य है, तो लाल और बैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य है, तो इनमें से क्या जो है यहाँ पर सही होगा? तो वो ऐसा होगा कि भैया जो लाल वाला है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा बैंगनी से। तो बस ये जो है आर ग्रेटर देन वी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी एकदम सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मायोपिया। देखिए इस पे दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया का मतलब होता है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है? एक और एक दो। इसमें ये होता है कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसमें दूर की चीज आप नहीं देख पाओगे, और दूर दृष्टि दोष में निकट की चीज नहीं देख पाओगे, दोनों उल्टा है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट वाले में, यानी कि इसमें किस लेंस का यूज करोगे कि आप दूर की वस्तु देख पाओ? तो दूर की वस्तु देखने के लिए आपको लगाना है अवतल लेंस। अवतल लेंस के थ्रू आप देख पाओगे, यानी कि जो मायोपिया है उसको दूर कर सकते हैं हम अवतल लेंस के थ्रू। और वहीं पे अगर पूछ लिया जाए हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष, जिसमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती, तो कौन सा आपको लेंस लगाना पड़ेगा? तो फिर आपको लगाना पड़ेगा उत्तल लेंस, ठीक है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष भी यहाँ पे पूछा जाता है, उसमें बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जिसमें दोनों नजरें कमजोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर है अवतल लेंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग जो है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू जो होता है। तो यहाँ पर देखिए हरा भी है, लाल भी है, नीला भी है, तो ये तो होंगे ही। व्हाइट नहीं है, व्हाइट जो है एक प्राइमरी कलर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सफेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। आपको कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा बताना है कि डायनेमो करता क्या है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, एसी को डीसी में करता है, फिर करता क्या है डायनेमो? ये आपका यहाँ पर एक प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनका परिमाणिक प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि 4 ओम का एक प्रतिरोध है, ये है 4 ओम का एक प्रतिरोध, और इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक, ये ऐसा।
ये ऐसा मान लीजिए, ठीक, इस तरीके से मान लो एक सर्किट में जुड़े हैं तो समांतर क्रम में। तो इनका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि परिणामी कितना होगा, तो इसका जो परिमाणी जब आप निकालोगे तो ये आपको 1 ओम देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे, देखो क्या होता है कि जब इसका एक मतलब इसको है कि जैसे 4 है तो इसको 1/4 होगा प्लस 1/4 होगा प्लस 1/4 होगा प्लस 1/4 होगा, इसका एलसीएम लोगे 4, 4/4 यानी कि 1 ओम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम दोनों जो है, इसका एक न्यूमेरिकल टाइप का ये प्रश्न हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में प्रदान की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, अल्टरनेट करंट की आवृत्ति का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। इनमें दो में से ही है, सिर्फ इसको तो हटा दो, ये दोनों तो गलत है। 50 से 60 में से कुछ एक है, तो वो होता है यहाँ पर 50 हर्ट्ज। और अमेरिका जैसे कि यूएसए वगैरह है, वहां पर आपको 60 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया में 50 हर्ट्ज 220 से 230 वोल्ट तक जो है हमारे घर की सप्लाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लाइकेन शैवाल तथा से मिलकर बने होते हैं। जो लाइकेन है, शैवाल है, वो आखिर किससे मिलकर बने होते हैं, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मोसेस किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो बने होते हैं फंगी से। किससे, फंगी से। देखिए क्या होता है, जो लाइकेन है मेनली कवक और शैवाल के बीच का भाग है, सीधे सीधे याद रखिए, कवक और शैवाल के बीच का भाग है लाइकेन, बीच में आता है, दोनों का मिक्सचर है, बीच का, ना कवक है ना शैवाल है। लाइकेन है तो कवक और शैवाल के बीच का है, तो इस तरीके से आपको याद रखना। उसमें शैवाल दिया था, हमको एक चीज और बताना था, तो वो है फंगी यानी कि कवक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक विद्युत स्त्री निम्न सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, जो प्रेस है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो करता है यहाँ पर धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर जो है यहाँ पर यूज करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब परिनालिका में से गुजरने वाली धारा एक नियत दर से बढ़ती है तो प्रेरित धारा कैसी होती है, यहाँ पर नियत रहती है और बढ़ी हुई धारा की दिशा में होती है, नियत होती है, बढ़ी हुई धारा के विपरीत दिशा में होती है, या फिर समय के साथ बढ़ती है और बढ़ी हुई धारा की दिशा में होती है, और समय के साथ बढ़ती है और बढ़ी हुई धारा के विपरीत दिशा में होती है, आखिर कैसी होती है, तो ये होती है भैया नियत रहती है और बढ़ी हुई धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो नियत होती है और बढ़ी हुई धारा के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की तुलना में सीधा आभासी और अधिक बड़ा प्राप्त होता है, तब बिंब की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए भैया दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य। तो भैया दर्पण चैप्टर जो है आपका, उसको आप जरूर पढ़ें, इससे बहुत से क्वेश्चन, दर्पण और लेंस से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के अगर मध्य रहेगा तो इस टाइप की स्थिति यहाँ पर होगी। अगला प्रश्न है कि शक्ति यानी कि पावर की बात की जा रही है, 5 मतलब +5 और -5 के दो लेंस निकट संपर्क में रखे गए तो संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर जो होगी, जैसे 5D यानी कि डायोप्टर की बात की जा रही है, क्योंकि जो है लेंस वगैरह को जो है हम डायोप्टर से नापते हैं, तो इसका जो होगा इनफाइनाइट यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य की यहाँ पे बात की गई है, तो वो है यहाँ पर बैगनी, वॉयलेट कलर जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य यहाँ पर रखता है। तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चंस डिस्कस होगा, जिसमें मेनली हमने जो क्वेश्चन जाना, सभी टॉपिक से क्वेश्चन जाना, मेनली ध्वनि से भी देखा हमने, लाइट से भी हमने देखा, दर्पण से हमने देखा, हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी से देखा, बहुत सारी चीजों से हमने क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, जो है पादप चीजों के क्वेश्चन देखे, आरबीसीज के क्वेश्चन देखे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है डायनेमो के बारे में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।